हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीओ एनालिसिस के इस सीरीज में एक नए वीडियो के साथ मैं विष्णु अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो अपना आईपीओ लेके आ रही है 24 मई से 26 मई के दौरान। कंपनी ने प्राइस बैंड सेट किया है 610 से 642 रुपए का। करीब 800 करोड़ रुपए का इशू है और कंपनी डील करती है स्पेशलिटी केमिकल्स में। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो शायद वैल्यूएशन हायर एंड पे है, लेकिन कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करती है जो कि इंडिया में नंबर 1 है। तो क्या इस बेसिस पे कंपनी में एप्लीकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, अगर मेरी बात करें तो मैं शायद इस कंपनी में एप्लीकेशन करूंगा। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने ये व्यू अपना क्यों बनाया है, क्यों मैं अर्थर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एप्लीकेशन कर रहा हूं। तो दोस्तों, चले अपने स्क्रीन पे चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग हैं कवर पेज पे। कवर पेज पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि हम लोग कौन से पॉइंट्स पे देंगे। नए व्यूअर्स, नए यूजर्स के लिए एक बार फिर से मैं दोहराता हूं। पहला अपने को देखना है टाइप क्या है? फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। वापस बोलता हूं, फ्रेश इशू के जो प्रोसीड्स होते हैं वो सारे कंपनी के बैंक खाते में आते हैं। ऑफर फॉर सेल के जो प्रोसीड्स होते हैं, यानी जो पैसा होता है, वो सेलिंग शेयर होल्डर्स के खाते में जाता है। तो ऑफर ये इशू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल है। जैसा कि मैंने कहा, 808 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। 181 करोड़ करीब ये ऑफर फॉर सेल से आ रहा है और 627 करोड़ आ रहा है फ्रेश इशू से। इससे पहले हम अब नेक्स्ट चलते हैं समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं, समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट में जाने के लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाना है। हम आज ये नहीं दोहरा रहे हैं कि कंपनी के कौन इशू लेके आ रहे हैं, क्या प्राइस में आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले के वीडियोस में हमने काफ़ी डिस्कस किया। आप कवर पेज के थ्रू जाएंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। हम लोग बड़ा ही फास्ट मूव करेंगे दोस्तों, इसलिए बने रहिए। तो हम लोग अभी जाएंगे समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, जो कि पेज नंबर 19 सेक्शन 2 में है। हम जैसे इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे समरी पूरे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का एक समरी दिया हुआ है। समरी ऑफ द प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी। अगर बिजनेस जानना है तो वी आर ए स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया प्रोड्यूसिंग एडवांस इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिटी केमिकल्स इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी कोर कॉम्पिटेंसीज। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। और इन डेप्थ अगर हमको समझना है कि कौन से बिजनेस में डील कर रही है और क्या क्या केमिकल्स मैन्युफैक्चर करी, तो हमें और बिजनेस वाले चैप्टर में जाना। अभी हम खाली समरी देख रहे हैं। इंडस्ट्रीज में यहां पे देख रहे हैं, द स्पेशल केमिकल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ग्लोबली बाय CAGR 6.2%, इन इंडिया CAGR बाय 5.2%। ये ग्रोथ का एस्टिमेशन दिया है कोई रिपोर्ट, FNS रिपोर्ट के बेसिस पे कि कितना इसका ग्रोथ कंपनी देख रही है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में। प्रोमोटर्स के नेम है। ऑफर साइज हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मतलब डिस्कस कर लिया है पिछले वाले कवर पेज वाले चैप्टर में। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। सो कंपनी 800 करोड़ रुपया रेज कर रही है, जिसमें 627 करोड़ फ्रेश इशू है। तो कंपनी ये बताएगी कि 627 करोड़ रुपया वो कहां लगा रही है। यहां पे कुछ डिटेल्स दिए है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 163 करोड़, 163 करोड़ रुपया दोस्तों ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में लगा रही है। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अगर आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो एक खाली जमीन पे नए तरह से एकदम स्क्रैच से जब कोई हम इंडस्ट्री या कुछ बैठाते हैं तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो कंपनी एक नए तरह से नए जमीन पे नए कुछ कंस्ट्रक्शन करके प्लांट बैठाना चाहती है, जिसमें वो 163 रुपया खर्च करेगी। तो एक ये आपको केपेक्स का आइडिया मिलता है कि फंड रेजिंग फॉर केपेक्स हो रहा है, या एक्सपेंशन भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड, 137 प्रीपेमेंट या रीपेमेंट करेंगी ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग। कुछ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है कंपनी के, जिसमें 137 करोड़ रुपए कंपनी रीपे करेगी। अब ये कितने रुपीस की बोरोइंग है, क्या नहीं है, ये हमें इन डेप्थ में जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर को देखना पड़ेगा। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 165 करोड़ यूटिलाइज होगा। तो कंपनी ने पूरा डिटेल्स नहीं दिया, क्योंकि कंपनी 627 करोड़ रेज कर रही है, कुछ इशू में भी खर्चे होंगे। तो मोर और लेस हमें जो समझ में आ रहा है कि कंपनी एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसे लगाएंगे, कुछ रीपे करेगी लोन में, और कुछ पैसे जो कि है ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में लगाएगी। तो दोस्तों, अगर कंपनी रीपे करती है तो वहां से फाइनेंस कॉस्ट में थोड़ा कटौती आएगा, और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा मार्जिन्स में इफेक्ट आएगा। तो ये यहाँ से हमको ये एनालिसिस मिलती है। सेकेंड, हमें कौन कौन शेयर होल्डर्स है ये इसमें बताते हैं। फिर रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स में कंपनी का क्या है, ये हम लोग आगे फाइनेंशियल्स का जो चैप्टर है उसमें जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग आगे और समझेंगे। देखिए, एक अच्छी बात है कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस भी जो है कंपनी का वो नील के बराबर है। रिस्क फैक्टर तो हम जाएंगे तब हम करेंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी भी कंपनी के साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कुछ है जो कि मुझे नहीं लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है इसमें, कुछ रेंट वगैरह के आपस में ट्रांजैक्शंस है। रेड फ्लैग जैसा अभी तक कुछ नज़र में नहीं आया। एक्विजिशन, क्योंकि ऑफर फॉर सेल है, एक्विजिशन प्राइस क्रूशल हो जाते हैं। कंपनी के एक ही शेयर होल्डर्स ने सारे शेयर्स बेच रहे हैं, तो कंपनी के यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा कि कंपनी ने किस रेट में क्या एक्विजिशन किया। दोस्तों, अब जब हम ये समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कवर पेज को एक बार स्टडी कर लेते हैं, मोर और लेस हमको आइडिया लग जाता है कि कंपनी क्या रुपया में कितने रुपए के कितने शेयर्स ला रहे हैं और कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी कहाँ यूटिलाइज करे। अब हमें ये डिसीजन लेना है कि कंपनी में क्या रिस्क है और जो पैसे पे जो वैल्यूएशन पे ला रही है वो जस्टिफाइबल है भी क्या नहीं। तो आगे अब हम रिस्क फैक्टर पे जाएंगे। तो चले अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं रिस्क फैक्टर वाले चैप्टर में। यहाँ पे 3 रिस्क ऐसे हैं जो हम कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 4, रिस्क नंबर 4, रिस्क नंबर 13 एंड रिस्क नंबर 26। ऐसे काफ़ी रिस्क लिखी है कंपनी ने, लेकिन इनमें से ज़्यादातर रिस्क जनरल रिस्क है जो कि हर एक कंपनी लिखती है आईपीओ लाने के पहले। मेरे को लगता है पॉइंट नंबर 4, 13 और 26 कुछ ऐसे रिस्क है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 4 यानी रिस्क नंबर 4 पे। कंपनी बोल रही है, वी डिराइव अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू फ्रॉम मेजर कस्टमर्स एंड वी डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऑल ऑफ दीज कस्टमर्स। इफ वन और मोर ऑफ सच कस्टमर्स चूज नॉट टू सोर्स देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम अस or to terminate our long-term contracts, our business financial conditions and the result of operation may be adversely affected। यहाँ कंपनी ये बता रही है क्या इनका जो रेवेन्यू आता है वो मेजर पोर्शन कुछ एक कस्टमर से ही आता है। अगर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है लॉन्ग टर्म का, अगर वो कभी बोले कि हमें नहीं लेना है तो वो उनका रेवेन्यू शार्प डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी ने दिया भी है क्या टॉप 20 कस्टमर्स में 2019 में 79.83% था, जो कि डिक्रीज होकर December 31, 2022 जो कि 9 मंथ्स पीरियड है उसमें 72.93% है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसी कंपनी में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में है कुछ चेंजेस आ जाता है या कुछ ऐसा सिनारी हो जाती है कि कुछ कंपनीज हमसे लेना बंद कर दे तो ड्रास्टिक एक सेल्स में ड्रॉप हो सकता है। इसलिए ये जानना, रिसर्च करके जानना ज़रूरी है कि कंपनी कहाँ देती है, इंडिया में या बाहर में, और कौन कौन से कंपनीज को देती है और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितने रिस्क। हालांकि एक पॉइंट इसमें नोटिस करने वाला है, ये टॉप 5 या टॉप 10 कस्टमर्स नहीं है, टॉप 20 कस्टमर्स है, जो कि अपने आप में एक सर्टेन मतलब ठीक है नंबर ऑफ कस्टमर्स है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो कि हमको नोटिस करना चाहिए। अगला पॉइंट जो हमें देखना है वो है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 ये बोलते हैं आवर रिलायंस ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर सेल कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बिजनेस। अभी पॉइंट नंबर 4 पे जो हमने डिस्कस किया वहाँ टॉप 20 कस्टमर्स के बारे में बात की। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते हैं, मतलब वो कस्टमर्स जिसको हम सप्लाई करते हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है। अगर वो इंडस्ट्रीज में कुछ दिक्कतें आती है या कुछ ऐसा चेंजेस आता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है, तो हमारा सेल्स ड्रॉप कर सकता है। तो जैसे कि उन्होंने क्या बताया कि कस्टमर्स है फार्मास्यूटिकल्स में 62.60% सेल्स है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैं December 31, 21 के फिगर्स को रीड कर रहा हूँ। एग्रोकेमिकल्स में 22.99, मटेरियल साइंस में 4.25, 3.87, 3.49 कोटिंग्स। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि दोस्तों अगर इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन देखें तो 62% से भी ज़्यादा यानी 63% ऑलमोस्ट हमारे फार्मा इंडस्ट्री पे डिपेंडेंस है।
तो अगर फार्मा इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज है या फार्मा इंडस्ट्रीज में कुछ स्ट्रक्चरल या कुछ साइक्लिकल चेंजेस आता है तो ये कंपनी के सेल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा और कंपनी के रेवेन्यू हिट होगा। तो ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। डायरेक्ट कोरिलेशन कंपनीज का, इस कंपनी का रिलेशन है किससे? फार्मा इंडस्ट्री से। तो ये एक मेन पॉइंट है। अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है 26 नंबर रिस्क फैक्टर। तो हम स्क्रॉल करके इसको नेक्स्ट 26 नंबर पॉइंट पे पहुंचेंगे, जहां ये बता रही है आवर इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू प्रोडक्ट्स मे नॉट बी सक्सेसफुल एंड मे बी लेस प्रॉफिटेबल और मे बी लॉस मेकिंग। ये आपको देख के लग रहा होगा वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उतना, क्योंकि हर एक कंपनी ये लिखती है, लेकिन इस कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में हमने देखा है कि कंपनी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है और कंपनी संग संग ये भी बोल रही है कि हम अगर नया प्रोडक्ट या जो नया कुछ लाने वाले हैं अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होते, अगर लॉस मेकिंग होता है तो उसमें हमारा रेवेन्यू या कंपनी के बैलेंस शीट में हिट हो सकता है। तो दोस्तों ये थी रिस्क फैक्टर की बात, जहां हमने 3 रिस्क ऐसे कवर किए जो कि मुझे लगता है कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करेंगे समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो चले समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। दोस्तों अभी हम लोग हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स वाले चैप्टर में, जहां हम लोग बहुत जल्दी कुछ चीज कवर करेंगे। पहले हम लोग बैलेंस शीट पे देखते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले जो नजर आता है कि कंपनी प्रॉपर्टी का प्लांट और इक्विपमेंट में काफी इन्वेस्ट किए, कैपेक्स किए, यानी कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है। 2392 मिलियन है इस करेंट ईयर के लिए, जो कि पिछले साल के लिए 1903 मिलियन था। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में भी अच्छा जंप दिख रहा है और कंपनी का टोटल बैलेंस शीट साइज है 7095 यानी 709 करोड़ रुपया। इक्विटी और ये पैसे आ रहे कहाँ है कंपनी से? ट्रेड रिसीवेबल में भी जो इंक्रीज आ रहा है या इन्वेंट्रीज में भी जो इंक्रीज आ रहा है और जो हमने प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी इंक्रीज देखा है, वो जो मेजर पोर्शन अदर इक्विटी से आ रहा है, यानी इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस कैपिटल वगैरह इन कंपनी ने लगता है रेज किया है। और दूसरा बात यह है कि कंपनी के जो बोरिंग्स है वहां से नहीं पैसे आ रहे और एग्जिस्टिंग जो कंपनी इक्विटी कैपिटल रेज कर रही है थ्रू आईपीओ, वहां से भी वो रिपे की बात कर रही है। तो ओवरऑल डेब्ट इक्विटी का स्ट्रक्चर हेल्दी दिखता है। कंपनी का बैलेंस शीट में ये समझ में आता है कि बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। अब हम जब आगे और मूव करते हैं, आगे मूव करने के बाद हम पीएल में जहां पहुंचते हैं, पीएल में देखिए सस्टेनेबल जंप दिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3340 से 4425 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अदर इनकम में भी हालांकि थोड़ा जंप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट डबल है, 90% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर सेम पीरियड के लिए। टैक्सेशन पार्ट में भी इंप्रूवमेंट, हमने सेल्स में ऑलरेडी इंक्रीज देखा है तो प्रॉफिट में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। कंपनी अब जो ईपीएस आ रहा है वो करीब 7 रुपए के आ रहा है 9 महीना एंडेड दिसंबर के लिए, जो कि अच्छा खासा जंप है, 5 रुपये 12 पैसा, जो कि पिछले साल में सेम पीरियड में था। कैश फ्लो, जैसा कि मैं बहुत इंफेसिस देता हूं कि कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में देखिए इंक्रीज है, 1315 मिलियन का है, जो कि सेम पीरियड में 799 मिलियन का था पहले। अब इस साल वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट के बाद में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा घट गए, लेकिन कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एक अच्छा जंप दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सारे ही उधार पे बेच रही है, लेकिन ठीक है, कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ अपने को नहीं बता रहे। अब आगे मूव करके हम लोग को ये देखना ज़रूरी है थोड़ा इन डिटेल में कि कंपनी के बिजनेस में स्पेशलिटी केमिकल में क्या करती है। तो हम लोग अब मूव करेंगे आवर बिजनेस वाले चैप्टर में। दोस्तों हम आवर बिजनेस वाला चैप्टर में हैं। ये इतना क्रूशल चैप्टर है इस आईपीओ के लिए कि यहाँ पे आपका पूरा व्यू बदल सकता है। हम लोग स्ट्रेट अवे इसके सेकंड पेज में, आवर बिजनेस वाले चैप्टर के सेकंड पेज में आएंगे और ये पैराग्राफ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। As of March 31st, 2022, our product portfolio comprised of 25 products. इनके पास 25 प्रोडक्ट्स है। According to Frost and Sullivan, in calendar year 2022, we were the sole manufacturer in India of 4 MEP, MMBC, T2E, OTBN, NODG। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, सोल मैन्युफैक्चरर। कंपनी सोल मैन्युफैक्चरर है इन कुछ प्रोडक्ट के। अब कंपनी ने बड़े अच्छे तरीके से चार्ट बना के कुछ बताया। मैं पहला वाला आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है 4,2-मेथोक्सेलिनी फिनॉइल 4 MEP,
जो कि दिसंबर 2016 में कंपनी ने लॉन्च किया था। इंडस्ट्री एप्लीकेशन मेट्रोपोलोल सक्सीनेट मेट्रोपोलोल ट्रेटेरेट। ग्लोबल मार्केट साइज 1750। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी 488। 1750 मेट्रिक टन जिस प्रोडक्ट का ग्लोबल साइज है उसमें ये कंपनी खुद ही प्रोड्यूस करती है 488। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड विथ 28% मार्केट शेयर इन कैलेंडर ईयर 2020। इंडिया की नहीं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो ऐसा प्रोडक्ट ही बना रही है जो वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। ओनली मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में एकमात्र कंपनी यही है जो ये मैन्युफैक्चर करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। कंपटीटर्स मार्केट पोजीशन दूसरा दिया। तो दोस्तों ऐसे इन कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दिए हैं, जहां कंपनी ये बताती है बहुत बड़ी अच्छी तरह से क्या इनका जो प्रोडक्ट है उसका टोटल ग्लोबल मार्केट साइज क्या है, उनका उसमें शेयर कितना है और इंडिया में वो कौन से पोजीशन में है। तो कुछ एक प्रोडक्ट्स इनके ऐसे हैं जहां इंडिया में ये सोल मैन्युफैक्चर है और वर्ल्ड में भी हाईएस्ट मार्केट शेयर है। दोस्तों जब ऐसी कोई कंपनी आती है जो अपने प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर होती है या सोल मैन्युफैक्चर, अगर हम मोनोपोली भी बोले अगर इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में अगर ये प्रोडक्ट हमें किसी को चाहिए तो हमें इन्हीं से खरीदना पड़ेगा, तब वहाँ पे प्राइसिंग में थोड़ा प्रीमियम देना बनता है। इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का और बिजनेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना इस कंपनी का व्यू बना सकता है, चेंज कर सकता है। अब हम बेसिस ऑफ इशू प्राइस में जाएंगे, फिर एक संक्षिप्त में बताएंगे कि कंपनी का व्यू क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो चले अब बेसिस ऑफ इशू प्राइस में। तो दोस्तों अब हम हैं कंपनी के बेसिस फॉर इशू प्राइस में। क्वांटिटी फैक्टर्स में कुछ एक ऐसी बात है जो हमें आपको बताना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल्स, देखिए कंपनी का जो इंडस्ट्री पीयर ग्रुप पी रेशियो है वो है हाईएस्ट 112 और लोएस्ट 55 रुपये। तो एवरेज इंडस्ट्री का पी है करीब 83 रुपीज़। इसका वेटेड एवरेज ईपीएस निकला है करीब 5 रुपये 51 पैसे और इशू ला रहा है 610 से 642 रुपये के रेंज में। दोस्तों इसमें इस बेसिस फॉर इशू प्राइस के 5 नंबर पॉइंट में हमें कंपनी ने अपने कंपैरिजन अकाउंटिंग रेशियोज का कंपैरिजन भी दिया लिस्टेड पीयर्स के, जो कि आपको एक व्यू बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो मेरे हिसाब से इस कंपनी में इस पेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो स्क्रॉल करके हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ बुलेट्स पॉइंट में कंपनी ने कुछ बातें कही है। द कंपनी, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, द कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड इन कैलेंडर ईयर 2020 फॉर 4 प्रोडक्ट्स। 4 प्रोडक्ट के लिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। सोल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर 7 प्रोडक्ट। 7 ऐसे प्रोडक्ट है कि जो कि इंडिया में सिर्फ यही कंपनी बनाती है। all the above products were historically imported from China into India। ये सारे प्रोडक्ट्स हिस्टोरिकली चाइना से आ रहे हैं। तो नया सिस्टम, नया चीज़ अब इंडिया में ये बनाने चालू किए हैं और 7 ऐसे प्रोडक्ट है जो कि खुद बनाते हैं और 4 ऐसे प्रोडक्ट है कि जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के। द कंपनी हैज़ बीन कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन R&D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंपनी अगर R&D में बहुत स्पेंड करती है तो ऐसे नए प्रोडक्ट्स में लेके आने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता और ये सोल मैन्युफैक्चर होने में वापस इनको टाइम नहीं लगेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी, क्योंकि ग्रीन फील्ड में जा रही है, कि नए नए और प्रोडक्ट्स ऐसे ऐड करें जिसमें ये सोल लीडर बन के खड़े उतरे। ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने चाहिए इस कंपनी में डिसीजन लेने के पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस टीम, एक्सपीरियंस प्रोमोटर चाहिए। वहां पे भी कंपनी लिखती है द कंपनी हैज एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड सीनियर मैनेजर विद एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज, जो कि 196 रुपये पेज में 196 पेज में कंपनी डिस्कस करिए। तो ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी में ये व्यू बनता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी की लीडरशिप इतनी तगड़ी है और इतनी अच्छी है और कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी में जहां ये वर्ल्ड में हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर और इंडिया में टॉप और सोल है। तो ये कंपनी में थोड़ा प्रीमियम देना बनता है, क्योंकि अपने आप में ये एक लीडर है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ एक व्यू बना होगा। मेरी बात करें तो मैं इस कंपनी में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो हमने पहले कवर पेज से स्टार्ट किया, फिर रिस्क फैक्टर गए, फिर समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट से हमने आइडिया लगाया कि कंपनी कहाँ कहाँ कैसे पैसा लगा रही है, फिर हमने थोड़े बहुत फाइनेंशियल को टच किए और लास्ट में इशू प्राइस में कुछ हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किए जो कि हमें कन्विंस करती है कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। और बिजनेस वाला चैप्टर इस कंपनी के
रेड एनिस प्रोस्पेक्टस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों आशा करता हूँ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नए यूजर्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि ऐसी वीडियो मैं नेक्स्ट जब लेके आऊँ तो आप तक सही समय पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।